राजनीति में संगठन और नेतृत्व का संगम कई बार हमने देखा है कि उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह हमेशा से बहुत संतुलित दिखा है। और बीजेपी की बात करें तो यहां पर लंबे समय से कायम है और इस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अब हेमंत खंडेलवाल जी को दी है। और हम सेशन की भी शुरुआत भी इन्हीं से कर रहे हैं कि अब ये आगे क्या विजन लेकर चल रहे हैं पार्टी को लेकर, क्योंकि हमारा ये पूरा जो मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं को लेकर उनका क्या फोकस है, क्या विजन है, वो जानने की कोशिश करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी हैं, न्यूज नेशन नेटवर्क के सीनियर एडिटर हैं अनुराग दीक्षित जी। मैं चाहूंगा मंच पर आ जाए अनुराग जी आप और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू लोकेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन नेटवर्क के इस कॉन्क्लेव में। मकसद हमारा युवाओं के मुद्दों पर बात करना है, लेकिन मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे वक्त से सत्ता में है। गुजरात के बाद संभवतः मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और आप उसके मुखिया हैं संगठन के। एक बड़ी लकीर है, उस लकीर को बरकरार बनाए रखना आपको लगता है सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने? पहले तो मैं न्यूज नेशन परिवार को, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आप पूछ रहे थे कि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी परिवार में, कोई भी राजनीतिक दल हो और कैसी भी परिस्थिति रहे, चुनौतियां तो रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं का संगठन है। उनमें ऊर्जा भर के, उनका समन्वय स्थापित करके, उनको साथ लेके यदि हम सब लोग चल सके, हमारे प्रमुख नेताओं का हमको सहयोग और आशीर्वाद रहे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी ना कर पाए। आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। आप बहुत लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं, आपके पिता चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं, लंबा अनुभव है। संगठन के मुखिया के तौर पर वो जो लंबा राजनीतिक अनुभव है वो मददगार साबित होता है? निश्चित तौर पे मैं तो राजनीति में बहुत दिनों से नहीं हूँ। मैं सांसद बना जब ही राजनीति में आया, लेकिन मेरे परिवार में राजनीति रही है और अनुभव तो काम आता ही है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी संगठन में एक परिवार भाव रहता है, तो इसलिए समय समय पे भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, कार्य करने की प्रणाली, ये मेरे को बचपन से ही इसका अनुभव है, उसका लाभ तो मिल रहा ही है। लगभग 20 साल से ज़्यादा लंबा वक्त हो गया मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी सत्ता में है। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो आप गिनाना चाहें पूरे देश को कि देखो ये हमारे कुछ बड़े अचीवमेंट हैं जो मौजूदा सरकार में हमने हासिल किए हैं या हमारे लक्ष्य हैं जो हम करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट हैं जो चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी रहे हों, चाहे हमारे मोहन यादव जी रहे हों, इन्होंने किए और इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें मिला। जब 2003 में हमारी सरकार बनी तो 7 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाते थे। किसी बच्ची की शादी करना हो तो परिवार परेशान होता था, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिलता था। तो लगातार अभी हमारी सरकार उद्योगों की तरफ, रोजगार बढ़े इसकी तरफ जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर बुनियादी सुविधा अगर मध्य प्रदेश में बड़ी पैमाने पे हुई है तो 2003 में सरकार के आने के बाद। और इसलिए आप देखिए कि एक बार की बात छोड़ दें तो हर बार हमको जो आपका मीडिया जगत या जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो जितनी सीट सोचते हैं उससे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जनता से लगातार जुड़ाव का काम हमारी सरकार और संगठन ने किया। ठीक है, लेकिन जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कि एक शॉर्टकट है, जैसे लाडली योजना जो फिर देश के बाकी राज्यों में भी दिखी, उसी तरीके की स्कीम्स, उसके जरिए सत्ता में आने की कोशिश बीजेपी करती है। एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, एक विजन नहीं है। आप किस तरीके से इस आलोचना को देखते हैं? सब देखिए, कोई भी योजना
लॉन्ग टर्म ही होती है। आलोचक कुछ भी कह सकते हैं, और एक कोई योजना से सत्ता नहीं आती। हमारी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। अटल जी के आने के बाद प्रधानमंत्री सड़कें बनी, किसान क्रेडिट कार्ड बना, गरीबों के मकान मोदी जी के आने के बाद बने। तो सारे काम, आज आयुष्मान भारत की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, 4 लेन की बात करें, पावर सरप्लस होने की बात करें, रोजगार की बात करें, तो सारे मोर्चों पे सरकार ने जनता का मन जीता, और इसलिए लगातार हम सत्ता में हैं। आपके जो सहयोगी हैं वो सब ताली बजा रहे हैं। लगातार खबरें छप रही हैं कि खंडेलवाल साहब की जो नई टीम है उसका इंतजार हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली तक का इंतजार कीजिए, हो सकता है तब तक ऐलान हो जाए। कितना इंतजार और करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता? देखिए साहब, कोई भी टीम बनाने में 2-3 महीने का समय तो ऑब्वियस लगता है, क्योंकि मैं तो प्रदेश में राजनीति नहीं करता था। मैं तो एक आदिवासी अंचल का कार्यकर्ता था, छोटा सा। तो 1.5-2 महीने सबसे मिलना, बातचीत करना, प्रमुख नेताओं से बातचीत करना, और सबको लेके चलने के प्रयास में हमने अपनी टीम जो बन सकती थी और जो भी गठन करना है, इसकी लगभग सारी तैयारी हमने कर ली है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब फ्री होगा, क्योंकि बिहार के भी इलेक्शन आ गए, तो वैसे ही हम घोषित कर देंगे। हमारी तरफ से पूरी तैयारी होगी। प्राथमिकता किस तरीके की है? क्या, चूंकि ये यूथ कॉन्क्लेव है, एजुकेशन कॉन्क्लेव है, युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी ज्यादा मिलने जा रही है, बड़े नेताओं का ही दबदबा फिर एक बार दिखेगा संगठन में, या जो पिछले कुछ वक्त से हाशिए पर चले गए थे नेता, उनको दोबारा से लाने की कोशिश है? देखिए, कोई भी सफल संगठन के लिए अनुभव और युवा की ताकत दोनों का समन्वय होना जरूरी है। अगर 100% युवा हो गए तो अनुभव कहाँ चला जाएगा, और अनुभव हो गया और उसके साथ युवा शक्ति नहीं हुई तो संगठन को गति कैसे मिलेगी? तो उसका बराबर समन्वय रहे, हमारे सीनियर का सम्मान भी रहे और नई शक्ति भी हमारे साथ जुड़े। इस पूरे समन्वय को लेके ही हम आगे काम करेंगे। और वो क्या क्षेत्रवार भी होगा, जातिगत आधार पर भी होगा? निश्चित तौर पे समाज में विभिन्न समाज रहते हैं, विभिन्न क्षेत्र रहते हैं, हर का समन्वय रहे, उनको साथ में लेके चले, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रहे, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व रहे, इसका पूरा प्रयास करें। आप कह रहे हैं, आपने 2 बार कहा कि मैं तो बहुत लंबे वक्त से राजनीति नहीं करता हूं, मुझे राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है। आपको करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वो जो बीच में 15 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी, उसकी विदाई में आपकी बड़ी भूमिका थी। नहीं, विदाई तो कांग्रेस के लोगों ने ही अपने लोगों की। ठीक है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के आपसी झंझटें थी। ज्योतिराजे जी जो एक अच्छे नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, उनको जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला, तो उनकी आपस की टूट के कारण कांग्रेस की सरकार गई। उसमें हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी परिवार में झगड़ा होता है और आप अच्छे पड़ोसी हो, तो पड़ोसी की चिंता करना हमारा धर्म होता है, उतनी हमने चिंता। तो आपने कैसे वो पड़ोसी धर्म निभाया था, कुछ बता सकते हैं? नहीं, झंझट उनकी थी। हाँ, वो टूट के हमारे पास आए तो हमने उनका एक मेहमान की तरह, एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह हमने उनका स्वागत किया। कौन कौन आए आपके पास? वो तो सब मालूम ही है, जितने विधायक आए। ठीक है। आपने बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो अलग अलग रैलियां भी निकाल रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये कोई बड़ा मुद्दा है? देखिए, कुछ तात्कालिक मुद्दे रहते हैं, जैसे किसी जगह कोई प्रशासन की कोई पर्टिकुलर कोई चीज में अगर चूक हो गई तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहता। छोटे मोटे मुद्दे जो रहते हैं वो शासन कोई भी करे उस दौरान रहते ही हैं। कहीं पे कभी कोई योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया, तो ऐसे तात्कालिक मुद्दे रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पे कांग्रेस को कोई लाभ। वोट चोरी मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा? क्या वोट चोरी का जो मुद्दा बिहार में SIR के तौर पर दिख रहा है, मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा? क्योंकि विपक्ष लगातार बना रहा है, रैलियां कर रहा है। सब, किसी भी घर में अगर चोरी होती है और चोरी के 72 घंटे बाद
अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट कराने जाता है तो टीआई कहता है भैया 24 घंटे में तुमको यही नहीं पता लगा कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। तो मैंने तो राष्ट्रीय ऐसा नेता ही नहीं देखा जिसको 1.5 साल बाद पता लग रहा है कि चोरी हुई है। तो आप कह रहे हैं मुद्दा बेईमानी है मध्य प्रदेश में। मतलब अगर कोई बात होती तो चुनाव के बाद बोलूं। और चुनाव एक जैसा संगठन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, कांग्रेस के समय भी रहा, क्या केरल में, क्या बंगाल में, क्या कई ऐसे राज्य हैं जहां पे दूसरे दलों की सरकार है। तो इस तरह के आरोप वो लगाना चाहिए जिसमें कोई तथ्य हो। इस तरह के आरोप लगा के अपनी खसियाट, अपनी कमजोरी को छुपाना कोई अच्छी बात नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, संवैधानिक पद है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं वोट चोरी के मुद्दे पर, बिहार के संदर्भ में फिलहाल। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो जब देने जाता है तो शाही कांग्रेस के समय से ही बनाई हुई वही चलती है, कोई नई तो बनी नहीं है। तो 2 जगह वोट नहीं डाल पाता। और कई तरह की ऐसी टेक्निकल गलतियां हैं जो कांग्रेस के समय भी होती थी कि कोई व्यक्ति का एक जगह नाम लिखा है और एक जगह कटा नहीं। लेकिन उसको लेके इतना बड़ा प्रोपोगंडा करना मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा विषय है जिसपे। लेकिन वो 1.5 साल बाद नहीं जाग रहे हैं, शायद वो 1.5 साल पहले जाग रहे हैं। आपके यहाँ नगर निकाय के चुनाव होने हैं इस बार, उसको लेकर इस तरीके की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। बाकी कोई मुद्दा होगा तो मैं समझता हूं उस पर अगर कांग्रेस कोई ऐसा मुद्दा उठाएगी तो निश्चित तौर पे हम उसका जवाब भी देंगे। और उसमें अगर तथ्य रहेगा तो सरकार और पार्टी दोनों विचार करेगी। लेकिन किसी मुद्दे में अगर तथ्य नहीं है तो उस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। निकाय चुनाव के लिए पार्टी तैयार है पूरी तरीके से? अभी निकाय चुनाव में समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहता है, हर समय चुनावी मोड में रहता है जब भी चुनाव हो जाए। जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने फैसला लिया कि जो निकाय के अध्यक्ष हैं उनके लिए भी जनता ही सीधे वोट डालेगी। इस फैसले को आप कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, अच्छा निर्णय है, क्योंकि छोटे निकाय में जनता अगर सीधे अध्यक्ष को वोट देती है तो वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार रहता है। और मुझे समझता हूं कि सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया है। जनता को भी लगता है कि मेरे वोट से अध्यक्ष बना है और वो भी जिम्मेदारी महसूस करता है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में सरकार का ये कदम जनता को भी रास आएगा और उसके नतीजे भी अच्छे होंगे। आपने अध्यक्ष बनने के बाद फैसला किया कि जो संगठन के दिवंगत कर्मचारी हैं पार्टी कार्यालय के, उनके बच्चों को आप अपनी तरफ से मदद करेंगे तनख्वाह के स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पर। इसके पीछे की क्या सोच थी? क्योंकि अमूमन ऐसा राजनीतिक दलों में दिखता नहीं है कि जो कर्मचारी अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में उनको याद किया जाए, अमूमन उनको भुला दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी एक परिवार है। आज मैं भी अध्यक्ष हूं तो एक दायित्व पे हूं, कार्यकर्ता से बढ़ के मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को जिम्मेदार महसूस कर सकता है, ऐसे ही कर्मचारी हमारे परिवार का अंग है। अगर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ईश्वर ना करे असमय उनके साथ कोई घटना हो जाती है, उनका परिवार को कोई पालने वाला नहीं रहता है, तो परिवार के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चों की भी हम चिंता करें, उस परिवार की भी चिंता करें, उस परिवार में किसी को रोजगार देना है उसकी भी चिंता करें और उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार ही माने और उनको एक परिवार भाव से लेके चले। आपको नहीं लगता आपने एक नई लाइन खींच दी है अब ये संगठन में, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, जो बाकी के राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष होंगे भाजपा के, उनकी भी आपने थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी एक एग्जाम्पल सेट करके? नहीं, देखिए, हर राज्य में हर कोई भी नेता रहता है, व्यक्ति रहता है, उसका अपना स्वभाव रहता है। मैंने यहाँ पे ये प्रयोग किया, किसी राज्य में कोई और अच्छा काम किया होगा तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि समाज में जो अच्छा हो सके हम करें, और उसी के नाते हमने किया कि कर्मचारी भी हमारा एक परिवार का अंग है, उसके परिवार को साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। आपने संवाद भी किया होगा उन कर्मचारियों के परिजनों से, बात की होगी आपने? मैं तो अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बाद में बैठा, पहले मैं कर्मचारियों के साथ बैठा। अच्छा। मैंने उनसे पूछा किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उसको एजुकेशन में कोई दिक्कत है क्या, ईपीएफ हमारा जो इलाज का है उसमें कोई दिक्कत है क्या,
आपकी कोई व्यक्तिगत दिक्कत है क्या? मैंने पहली बैठक ही उनकी ली, क्योंकि वो भी 20-20, 30-30 साल से हमारे कार्यालय से जुड़े हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है। ठीक है। आने वाले वक्त में कुछ और ऐसा आपका प्लान जिस पर आपको लगता है कि इस पर मुझे और काम करना है, राजनीति से इतर, जैसे आपने ये नया काम किया है, कि नया प्रयोग है? देखिए, पार्टी अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहे, सबको साथ लेके चले। हम हर चुनाव में हर चुनौती का सामना कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत से, उनकी एकजुटता से कर सके। हमारा मेन एजेंडा यही है कि पार्टी हमारी मजबूत रहे। इसके साथ ही साथ समय समय पे जो चुनौतियां आएगी उसको कैसे निपटना है, कैसे उसका सामना करना है, इसकी योजना बनाएंगे। आज की तारीख में हमारे सामने प्रमुख चुनौती जो है वो पार्टी का संगठन मजबूत हो। किसी बूथ पे हम नहीं जीते तो उस पे जीतने की प्लानिंग करें, किसी विधानसभा नहीं जीते तो उससे जीतने की प्लानिंग करें। कोई समाज अगर हमसे थोड़ा दूर है तो उसको गले लगाने का काम करें। आज अगर हम मजबूत रहेंगे, फिर आने वाले समय में जैसी चुनौती आएगी उसका सामना करें। और इस मजबूती के लिए अगर विपक्षी दल के नेता भी पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं या फिलहाल एंट्री बैन है? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। हमारे पास बूथ स्तर के भी एक बड़ी टीम है, लेकिन विपक्ष का कोई नेता अपनी विचारधारा छोड़ के हमारी विचारधारा में आता है और उसका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि हमें गले लगाना चाहिए, जनता में भी अगर उसका ऐसा सम्मान है तो निश्चित तौर पे हमारे दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आप दरवाजे खोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी, अलग अलग राज्यों में भी, तो वो जो आपके आलोचक होते हैं वो कहते हैं देखिए ये तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसमें तो अब ये चमकता हुआ धुलता हुआ नेता निकल कर आ गया सामने। देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी विचारधारा हमसे मिलेगी, जिसका जनता में सम्मान होएगा, स्वाभाविक है उसकी छवि अच्छी होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। हर व्यक्ति के लिए हमारे दरवाजे नहीं खुले। ठीक है। जब हम मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं सियासी मोर्चे पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें लव जिहाद का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ नजर आता है। इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है कि लव जिहाद का मुद्दा इतना छाया हुआ है मध्य प्रदेश में? देखिए, आज के समय में जब लोगों के एक दूसरे से कनेक्ट होने में मोबाइल हो गए, बाकी प्लेटफॉर्म ऐसे हो गए कि समाज में कोई भी व्यक्ति किसी से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे समय में हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारी कोई बच्ची नासमझी में किसी गलत व्यक्ति से ना जुड़े, इसकी चिंता सभी धर्मों को, सभी समाज को करनी चाहिए। कोई धोखा देके हमारी कोई बच्ची को, कोई हमारी बहन के साथ कोई इस तरह का धोखा ना दे जो समाज को कल को अपमान का घूंट पीना पड़े, अपमानित होना पड़े। तो ऐसा सबकी जिम्मेदारी है। लव जिहाद एक शब्द है, किसी भी व्यक्ति को धोखा देके किसी का साथ लेना, उसके साथ अपने आप को जोड़ना पूरी तरह गलत है। समाज में इसके लिए जागरूकता भी फैलाना चाहिए और समाज के हर वर्ग को, मैं तो कहता हर धर्म को इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी दीगर समाज के व्यक्ति को धोखा देके उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। तो जागरूकता कैसे बढ़ाएंगे फिर आप पार्टी के स्तर पर? नहीं, सभी जागरूकता सभी लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी कर रही है, हमारा संघ परिवार भी कर रहा है, हमारे समाज के संगठन भी कर रहे हैं और समाज के हर नागरिक को इस अभियान में शामिल होना चाहिए। आपको लगता है इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है या किसी एक व्यक्ति का कोई नासमझी से या सोच समझ कर लिया गया फैसला है? नहीं, देखिए, ये चीज इतने बड़े पैमाने पे अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि कोई ना कोई इसके पीछे साजिश जरूर होगी, लेकिन साजिश करने वाले बेनकाब होंगे और समाज का जो एक अच्छा वर्ग है वो इसका विरोध भी करेगा और समाज जागरूक भी होगा और भविष्य में इस तरह की घटनाएं रुकेंगी भी। ठीक है, लेकिन साजिश के पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? क्यों ये सोच समझकर एक साजिश के तहत लव जिहाद किया जा रहा है मध्य प्रदेश में?
देखिए, हमारा देश आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज इकोनॉमी के बारे में, हमारे कल्चर के मामले में भारत दुनिया से सबसे आगे। हो सकता है कुछ देश, कुछ ऐसे संगठन इस भारत को कमजोर करना चाहते हो, समाज को कमजोर करना चाहते हो, तो उनकी ये साजिश रहती हो, लेकिन समाज की एकजुटता से हम उसका भी सामना करेंगे और समाज को साथ लेके ऐसी चुनौतियों से निपटने का भी काम सारा समाज मिलके करे। ठीक है, आपको लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी इसके पीछे हो सकती है? निश्चित तौर पे मैं बोल ही रहा हूं ना कि कई संगठन, कई देशों को भारत का आगे बढ़ना मंजूर ना हो और इसके पीछे उनकी साजिश हो। क्या मध्य प्रदेश में ज्यादा इस तरीके के मामले हैं या बाकी राज्यों में भी ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश पीछे है? देखिए, इसको कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन समाज में हर तरफ इस तरह की कुछ घटनाएं होती है, उसे रोकने का काम हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले वक्त में संगठन को और मजबूत करना, क्या आपको लगता है कि ये एक अपने आप में चुनौती है, या चूंकि 20 साल से आप सत्ता में हैं तो संगठन पहले से बहुत मजबूत है, उसको बस बनाए रखना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है, लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं होता है कि हम और अपने आप को मजबूत ना करें। कोई बूथ होएगा जो अब नहीं जीते होंगे, कोई विधानसभा होगी नहीं जीते होंगे, कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हम नहीं पहुंच पाए होंगे, तो उन जगह भी जाने का प्रयास करें, पार्टी को और मजबूत करें और इस मजबूती को लगातार मेंटेन करें, बना के रखें। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। एक बड़ी पार्टी जो बहुत लंबे वक्त से सत्ता में हो, उसमें कई बार कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्टी तो है ही सत्ता में। वो जो भरोसा है, वो जो संवाद है, उसको कैसे कायम किया जाए, उसको कैसे बहाल किया जाए, इस दिशा में आप कुछ काम करेंगे? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज हमारे साथ है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक तौर पे कई बार कार्यकर्ता के मन में जो रहता है वो पद या वो जिम्मेदारी उसे नहीं मिल पाती, लेकिन हम लोग संवाद के माध्यम से लगातार बातचीत करते हैं, उनके मन को टटोलने का प्रयास करते हैं, उनकी क्षमता को जानने का प्रयास करते हैं और जिस कार्यकर्ता की जहां जरूरत है उसका निश्चित तौर पे उस पद पे या उस काम में उसको लगाने का प्रयास करते हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बातें ऐसी आती होगी, लेकिन बाकी कार्यकर्ता को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी क्षमता और हमारे काम का आकलन सही होता है और इसलिए उसमें कभी भी निराशा का भाव नहीं आता। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है अभी संगठन में, इसको मुझे बदलना है, इसको सुधारना है? मैं तो उस संगठन का नेता हूं जिसके लोग आपस में एक दूसरे को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। मेरा और प्रयास रहेगा कि कहीं कोई कमी है, कहीं थोड़ा बहुत संवाद में कोई कमी है, कुछ अभी तक आपको महसूस हुई ऐसी कमी? किसी जिले में ऐसी बातें कि कोई संगठन में आपस में मतभेद है, तो ऐसे जहां पे भी हमको ऐसी चुनौती मिल रही है, जहां पे भी हमें ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो उसको बैठ के उसे हल करने का प्रयास। और मध्य प्रदेश के विपक्ष के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सब उनको क्या संदेश देना, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मुद्दा वो पकड़ो जिसमें दम रहे, गुब्बारा वो पकड़ो जिसकी हवा 1 मिनट में निकल जाए। वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसमें तथ्य नहीं रहता, तो अगर जनता की वो भी सही सेवा करना चाहते हैं तो ऐसी बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करे जिसमें निश्चित तौर पे सरकार को भी सुधार की जरूरत हो और भाजपा को भी हो। ठीक है, तो ये एक सलाह है विपक्ष के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी, न्यूज नेशन नेटवर्क के इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ने के लिए और संगठन से लेकर सरकार के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर अपना पक्ष ईमानदारी से, बेबाकी से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और मुझे सम्मानित भी किया और ये प्लेटफॉर्म भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ और डायरेक्टर मनोज गैरोला सर को इनवाइट करूंगा मंच पर कि वो प्लीज आएं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।